सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन इस डील की हकीकत ये है कि ये किसानों के लिए मौत का दस्तावेज है, ये डेथ वारंट है। अमेरिका के कहने से हम रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब अमेरिका तय करेगा कि हम क्या खरीदें, किससे खरीदें, क्या खाएं, क्या ओढ़ें, क्या बिछाएं। तो ये डील थोड़ा ही हुई। जो डेयरी क्षेत्र में, डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियों की घुसपैठ हुई है, उसी से भारत के डेयरी किसानों को या पशुपालक किसानों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। विदर्भ के किसानों की सैकड़ों में आत्महत्या इसी एक साल के दौरान हो चुकी हैं। पंजाब के पूरे क्षेत्र के किसान, जो कपास उत्पादक किसान हैं, वो उजड़ चुके हैं। कि अमेरिका में खेत खाली छोड़ने पे भी सब्सिडी मिलती है। वहाँ के किसान को जो औसत सब्सिडी है वो 60 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए सालाना तक है। हमारे उनके बीच में क्या बराबरी है? यहाँ के किसान की फसलें कहाँ जाएंगी, वो किसे बेचेगा? गन्ने वाला अपना गन्ना कहाँ बेचेगा? अगर एथेनॉल वहाँ से हम मंगाएंगे, एल्कोहल मंगाएंगे, स्पिरिट मंगाएंगे, खांसी की दवाइयाँ मंगाएंगे, जिसमें जो है गन्ने के उत्पाद भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ के किसान का माल नहीं बिकेगा, वहाँ वाले का धड़ल्ले से बिकेगा। अगर सोयाबीन का तेल हम मंगवाओगे वहाँ से, तो यहाँ के वाले की सोयाबीन कैसे बिकेगी? अमेरिका को हिंदुस्तान में अपनी सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसे लाल किले पर अपना झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी पॉलिसी यहाँ लागू होगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी उसके मुताबिक चलेगी, हिंदुस्तान की सरकार उसके मुताबिक काम करेगी। ये नया आर्थिक उपनिवेशवाद है, ये नई आर्थिक गुलामी है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले दिनों भारत और अमेरिका के बीच एक एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है। सरकार का कहना है कि यह ट्रील अमेरिका के साथ जो हुई है वह किसानों के हितों में है, किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ही ये ट्रेड डील हुई है, अचानक कई सारे किसान संगठनों ने नाराज़गी जताई है। हमारे साथ अभी किसान एकता के किसान नेता परवीन जी है। हम इनसे बात करते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील है, क्या क्या नुकसान या क्या फ़ायदे किसानों को हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीसी में जुड़ने के। शुक्रिया शाकिब भाई। और ये शुक्रिया इसलिए क्योंकि सुबह ही मैंने तमाम हिंदी के अखबार देखे यहाँ शामली ज़िले में। हिंदी के तमाम अखबारों के पहले पेज पे सरकार की इस डील के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जितने टीवी चैनल हैं वो कई दिन से सरकार के गुणगान में लगे हैं इस डील के लिए। लेकिन इस डील की हकीकत ये है कि ये किसानों के लिए मौत का दस्तावेज है, ये डेथ वारंट है। आप जैसे चैनल स्थानीय स्तर पे ही सही या राज्य के स्तर पे ही सही इस सच्चाई को किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम भी आपके शुक्रगुजार हैं, हमारा संगठन आपका शुक्रगुजार है, और मैं तमाम किसान बिरादरी की ओर से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच अभी ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है, तो आप बतौर किसान संगठन इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ये जो है डील नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये ज़ोर ज़बरदस्ती है, ये देश को बेचना है। ये डील के क्या मायने रह गए? हम भारत वाले अमेरिका के सामान पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, अमेरिका हमारे सामान पे 28% टैक्स लगाएगा। अमेरिका के कहने से हम रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब अमेरिका तय करेगा कि हम क्या खरीदें, किससे खरीदें, क्या खाएं, क्या ओढ़ें, क्या बिछाएं। तो ये डील थोड़ा ही हुई। ये तो सीधा सीधा जो है ज़ोर ज़बरदस्ती है, गुंडागर्दी है, और ये गुलामी की डील है और किसानों की मौत का फरमान है। ये डील नहीं है। अच्छा, इस डील में हम देखें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी रखी गई है, जैसे डेयरी उत्पाद भी है, कृषि यंत्र भी है। तो क्या अगर ये डील हुई तो क्या यंत्रों पर और उन पर डेयरी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, अभी जो है पिछले साल एक भारत के ही स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई थी कि जो डेयरी क्षेत्र में, डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियों की घुसपैठ हुई है, उसी से भारत के डेयरी किसानों को या पशुपालक किसानों को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पशु पाल के गुजारा करने वाले, पशुओं का दूध बेच के गुजारा करने वाले भारत में 40 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उनको होने वाला नुकसान 40 करोड़ लोगों की रोटी का संकट है। ये डील
इसमें जो है डेयरी का सीधे तौर पर तो नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसमें अन्य वस्तुएं कह दिया गया है। अन्य वस्तुओं में डेयरी उत्पाद शामिल होंगे। दूसरी बात, बहुत चालाकी की गई है। इसमें जो है सीधे उत्पाद के बजाय उत्पाद से जो बनने वाले सामान हैं उनके लिए बाज़ार खोला गया है। ये जालसाज लोग हैं, इन्होंने ये जो कदम उठाया है ये भी बहुत सोच समझ के उठाया है। ये गन्ना नहीं मंगाएंगे, लेकिन चीनी मंगा सकते हैं, एल्कोहल मंगा सकते हैं, स्पिरिट मंगा सकते हैं, खांसी की दवाइयाँ मंगा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मंगा सकते हैं। इससे जो है पूरे गन्ना बाज़ार पे असर पड़ेगा, सारे गन्ना किसान तबाह होंगे। कपास के मामले में हम देखते हैं कि इन्होंने पिछले साल बाज़ार खोला था कपास का। जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह रहा था कि भाई मैं किसानों के हकों के लिए जान दे दूंगा, उसी वक्त कपास का बाज़ार खुला हुआ था। कपास के आयात में भारत जो कपास बाहर से मंगवाता है उसमें 95% की बढ़ोतरी हुई है एक साल में। विदर्भ के किसानों की सैकड़ों में आत्महत्या इसी एक साल के दौरान हो चुकी हैं। पंजाब के पूरे क्षेत्र के किसान जो कपास उत्पादक किसान हैं वो उजड़ चुके हैं। आप जाइए वहाँ जाके देखिए, पूरा इलाका वीरान पड़ा है। ठीक है, तो बहुत भयावह नुकसान किसानों को होने वाला है। अच्छा, हम देख रहे हैं जैसे ही ये एग्रीकल्चर ट्रेड डील हुई है तो हमारे कृषि मंत्री जो है एक ट्वीट करते हैं भाई किसानों के हित में मोदी जी ने जो काम किया उसके, लेकिन सरकार तो इस जो ये अभी डील हुई है पूरा जश्न मना रही है कि भाई हमने जो है भारत के किसानों के लिए एक नए रास्ते खोल दिए हैं। देखिए, एक हिंदी फिल्म का एक गीत है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री ये उसी स्थिति में पहुंचे हुए हैं, पूरी सरकार उसी स्थिति में पहुंची हुई है। ये बर्बादियों का जश्न मना रहे। इसको जो है, क्या ये जश्न मनाने की चीज़ है? हम पहले अमेरिकी सामानों पर 30% से लगा के 150% तक टैरिफ लगाते थे। अब हम अमेरिकी सामानों पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। अमेरिका में हमारे देश के सामानों पर, ख़ास तौर पर कृषि सामानों पर 3% टैरिफ लगता था। अब वहाँ जो है हम पे 18% टैरिफ लगेगा। ये जश्न मनाने की बात है या ये शोक मनाने की बात है? ये जश्न मनाने की बात उन्हीं लोगों के लिए हो सकती है जो अपने देश की जनता के दुश्मन हो, अपने देश के दुश्मन हो। बाकी हिंदुस्तान के 85 करोड़ किसानों के लिए ये बेहद दर्दनाक, बेहद खतरनाक डील है। ये बेहद खतरनाक सौदा है। उनके यहाँ जश्न नहीं मना, उनके यहाँ शोक मना है। जश्न अमेरिका में मन रहा। वहीं के कृषि मंत्री ने, वहीं के राष्ट्रपति ने जो है सबसे पहले घोषणा की है। ये तो चुपचाप दबा के बैठ गए थे इस चीज़ को, इन्होंने तो सांस भी नहीं निकाला था। जब बाहर से भी दबाव पड़ा, संसद में भी दबाव पड़ा, इन्होंने तो तब जाके इस डील में क्या क्या हुआ है ये बातें खोली हैं। ठीक है, तो जश्न तो उनके यहाँ मन रहा, या मोदी के यहाँ, या पीयूष गोयल के यहाँ मन रहा। किसानों के घरों में इस डील को लेकर मातम है। अच्छा, भारत पहले अमेरिकी सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगाते थे, तो क्या वो भी गलत था? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं था। वो WTO की शर्तों के मुताबिक था। WTO में जो शर्तें तय हुई थी, हम जो हैं WTO की शर्तों को भी ठीक नहीं मानते। ठीक है, लेकिन WTO में बैठ के जो तय हुआ था वो उसके मुताबिक था। आप एक बात बताइए, अमेरिका में खेती का जो आकार है, चक का आकार, हमारे यहाँ 5-5, 7-7 बीघे के चक हैं किसानों के। अमेरिका में चक का आकार, जिस ज़िले में आप बैठे ना, शामली ज़िले में, शामली ज़िले से 3 गुना बड़ा, पूरे शामली ज़िले से 3 गुना बड़ा, इतने बड़े बड़े चक हैं। वो जो हैं हवाई जहाज़ से स्प्रे करते हैं। हमारे किसानों की कमर पे स्प्रे की टंकी लदे लदे पूरा बरसात और पूरा गर्मी का सीज़न आप देखना कि कमर गड़ जाती है। ठीक है, हमारे उनके बीच में कोई बराबरी है ही नहीं। उनकी खेती का इतने व्यापक पैमाने पर मशीनीकरण है। सब्सिडी का आलम ये है कि अमेरिका में खेत खाली छोड़ने पे भी सब्सिडी मिलती है। वहाँ के किसान को जो औसत सब्सिडी है वो 60 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए सालाना तक है। हमारे उनके बीच में क्या बराबरी है? कोई बराबरी है ही नहीं। तो हमको ये छूट मिली थी कि हम उनके सामान पे ज़्यादा टैक्स लगा सके, क्योंकि उनका उत्पादन बहुत सस्ता पड़ता है और हमारा उत्पादन, हमारे देश के किसानों का उत्पाद महंगा पड़ता है। इसलिए जो है हमको वहाँ पे कम टैक्स झेलना पड़ता था अमेरिका में। तो वो बिल्कुल एकदम न्याय संगत था। न्याय संगत तो नहीं कहेंगे, लेकिन WTO की शर्तों के मुताबिक था। अब ट्रंप ने आके इस मामले में जो है गुंडागर्दी से इस देश के
रहनुमाओं को फंसा के किसी भी तरीके से उसने अपने हित में ये डील करवाई है। हमें नहीं पता प्रधानमंत्री का क्या कोर दबा है, क्या मसला है। अभी कल भी जो है कृषि मंत्री ने कहा है कि देखो मक्का तो नहीं आ रहा। अरे वो मक्का नहीं मंगवाएंगे, मक्का से बने हुए सामान मंगवाएंगे, इसका तो डबल नुकसान है। हमारे देश का मजदूर उजड़ेगा। अमेरिका में पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो खुशी मना रहे, अमेरिका के मजदूर खुशी मना रहे, उनकी फैक्ट्रियां चलेंगी, मक्का से सामान बनावेंगे, गन्ने से सामान बनावेंगे, गेहूं से सामान बनावेंगे, उनकी तो फैक्ट्रियां चलेंगी। हमारे यहाँ जो है वो सारा का सारा उजड़ जाएगा। हमारे यहाँ मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, किसान तो बर्बाद होंगे ही होंगे, मजदूर भी बर्बाद होंगे। इसका जो है दोहरा नुकसान है। ये बहुत गंदा तरीका है। यही रास्ता जो है अंग्रेज़ों ने अपनाया था। वो ब्रिटेन से कच्चा माल हिंदुस्तान में कच्चा माल नहीं, वो ब्रिटेन से जो है तैयार माल हिंदुस्तान में मंगवाते थे। उसी से यहाँ के कारीगर तबाह हुए, यहाँ के किसान तबाह हुए और यहाँ का जो है मजदूर वर्ग तबाह हुआ। अच्छा, हम बात करें क्या सरकार जो है ये अभी जो ट्रेड डील हुई है इसमें जीएम जो फसलें हैं क्या उनको भी मंजूरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। सबसे पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड। अमेरिका में बहुत सारी फसलों को जीएम उत्पादन करने पे छूट है। पूरी दुनिया में और भारत में भी जीएम फसलों को जहर माना जाता है। ये खतरनाक फसलें हैं। ये इंसान और पशु और पर्यावरण ये सब के लिए हानिकारक है। बीटी कॉटन एक भारत में एकमात्र जीएम फसल है, कपास की बीटी कॉटन। उसका परिणाम ये है कि उससे कितने लोग बीमार हो चुके हैं, कितने पशु बीमार हो चुके हैं। दूसरी फसलों को उसका असर ये पड़ा है कि भारत के जितने स्थानीय बीज थे कपास के वो सब के सब लगभग विलुप्त होने के कगार पे। 93% अब कपास की फसल भारत में बीटी कॉटन की होती है जो एक जीएम सीड है। अमेरिका में मक्का जीएम है, अमेरिका में सोया जीएम है। उनके प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आवेंगे तो सीधा जो है इसका मतलब है कि जीएम फसलें हिंदुस्तान में आ रही। तो जो भारत ने अब तक जीएम फसलों को एक आपराधिक श्रेणी में रखा था वो सब अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और ये भारत के लोगों के, भारत के पशुओं के और भारत के पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। अच्छा, जो ये अभी डील हुई है आपको क्या लगता है जो हमारे जो किसान हैं, जो छोटे छोटे जो सीमांत किसान हैं, उनको क्या इस डील के बारे में पता है अभी? नहीं, इस डील के बारे में जानकारी बेहद कम है। और देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में किसानों के साथ पिछले 25 साल से जो खेल खेला जा रहा है, 25-30 साल से, किसानों को उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। सन 1995 में भारत ने जो है खेती को WTO में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे। भारत की खेती WTO के साथ नत्थी हो गई थी। तब से लेकर और आज तक भारत की जितनी भी कृषि नीतियां हैं वो सब की सब जो है WTO निर्धारित करता है। इसके चलते OECD की रिपोर्ट है, भारत के किसानों को 111 लाख करोड़, भारत सरकार का जितना एक साल का बजट है उसका 2 गुना इतना नुकसान हो चुका है। 1995 के बाद में ही भारत में जो है किसानों की आत्महत्याएं शुरू हुई। 1995 के बाद में ही जो है खेती की लागतें बेतहाशा बढ़नी शुरू हुई। तब से और आज तक हमारी खेती और खेती से संबंधित तमाम नीतियां WTO की रहनुमाई में चलती हैं। ये एक तरह की आर्थिक गुलामी थी। अमेरिका के साथ इस डील ने इस गुलामी को मुकम्मल कर दिया है, इस गुलामी पर मोहर लगा दी है। अब वो जो है जो आर्थिक गुलामी थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब अमेरिका को हिंदुस्तान में अपनी सेना भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसे लाल किले पर अपना झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसकी पॉलिसी यहाँ लागू होगी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी उसके मुताबिक चलेगी, हिंदुस्तान की सरकार उसके मुताबिक काम करेगी। ये नया आर्थिक उपनिवेशवाद है, ये नई आर्थिक गुलामी है। अच्छा, अगर हम भारत के किसानों को सिंपल भाषा में समझाना चाहे कि भाई अगर ये डील हो गई, डील जबकि हो चुकी है, तो इस डील से अगर हम सीधी भाषा में जो हमारे जो किसान होते हैं गांव को, उनको क्या हम कह के समझाए कि भाई, या आप क्या कह के कहना चाहोगे कि भाई ये नुकसान है इन भारतीय किसानों को? मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। पहली बात, इसकी वजह यह है कि अमेरिका का सामान, जो अमेरिका का ख़ास तौर पे खेती का जो सामान है, खेती का जो उत्पाद है, वो इफरात पैदा होता है। उसके लिए खपाने की कोई जगह नहीं है।
दुनिया में कहीं जगह नहीं है। वो कितना अपना कृषि उत्पाद समंदर में डुबोता है। उसके यहाँ दूध की अधिकता इतनी ज़्यादा है कि उसे वो लीटर में नहीं नापते, स्टेडियम में नापते हैं। इतने फुटबॉल स्टेडियम के बराबर हमारे यहाँ दूध है एक्स्ट्रा। वो सारा का सारा कचरा कूड़ा कबाड़ वो हिंदुस्तान में टैक्स फ्री होकर बिकेगा और भारत के सामानों पे टैक्स लगेगा। यहाँ के किसान की फसलें कहाँ जाएंगी, वो किसे बेचेगा? गन्ने वाला अपना गन्ना कहाँ बेचेगा? अगर एथेनॉल वहाँ से हम मंगाएंगे, एल्कोहल मंगाएंगे, स्पिरिट मंगाएंगे, खांसी की दवाइयाँ मंगाएंगे, जिसमें जो है गन्ने के उत्पाद भारी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ के किसान का माल नहीं बिकेगा, वहाँ वाले का धड़ल्ले से बिकेगा। अगर सोयाबीन का तेल हम मंगवाओगे वहाँ से, तो यहाँ के वाले की सोयाबीन कैसे बिकेगी? ये तो जो है इडेबल ऑयल्स के मामले में हम पहले ही देख चुके हैं। भारत ने जो है 90 के दशक के शुरुआत में अपना खाने के तेल का बाज़ार खोला था। आज स्थिति ये है कि भारत अपना 50% माल, अपना 50% खाने का तेल दूसरे देशों से आयात करता है। यहाँ के किसानों को तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसे, चरण सिंह जैसे हमारे नेताओं ने जो जान की बाजी लगा के और उनकी रहनुमाई में इस देश के किसानों ने अपने दिन रात की परवाह न करके इस देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया था, वो सारी आत्मनिर्भरता ख़त्म होगी। हम रोटी के लिए दूसरे देशों के मोहताज होंगे, हम अपनी एक एक ज़रूरत के लिए दूसरे देशों के मोहताज होंगे, और अगर सही शब्दों में कहे तो हम दूसरे देशों के सीधे सीधे गुलाम होंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे। हम देख रहे हैं कि भाई किसानों के लिए इस तरह की नीतियाँ बनाई जा रही है जो उनके घाटे में, जैसे कृषि कानून की हम बात करें, अब ये सीड बिल का ड्राफ्ट जो है उन्होंने तैयार करके उसकी नोटिफिकेशन डाल दिया है। अब ये एग्रीकल्चर, तो ऐसा कृषि पे, खेती पे क्या, किसानों पे क्या नज़र पड़ गई जो इस तरह की नीतियाँ बन रही है? देखिए, ये वही है जो अभी 1990 का मैंने जिक्र किया कि 1990 के बाद से ये देश अलग रास्ते पर चल रहा। 1990 के बाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जिसमें देसी विदेशी पूंजीपतियों ने आपस में गठजोड़ कर लिया है और वे पूरी भारत की जनता के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ के अंबानी का, यहाँ के अडानी का, यहाँ के तमाम रहनुमाओं का हित अब भारत की जनता के लिए नहीं है, बल्कि इन देसी विदेशी सरमाएदारों के गठजोड़ के लिए है। अभी आप देखेंगे, और अब स्थिति उससे भी आगे बढ़ चुकी है। 8 महीने से डील अटकी हुई थी, लेकिन अभी एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आया, अंबानी का नाम आया, अडानी के खिलाफ जो है अमेरिका ने सम्मन जारी किया, तो 2 दिन में फटाफट डील पर दस्तखत करके एकदम फिट, सब चंगासी हो गया। और ये जो हैं अब बकवास करते घूम रहे हैं कि ये डील किसानों के लिए इस तरह से फ़ायदे में है, उस तरह से फ़ायदे में। वास्तव में ये इस देश के रहनुमा नहीं है। ये देश नई आर्थिक गुलामी में धंस चुका है और इसके खिलाफ जो संघर्ष होगा, वो जिस तरह का संघर्ष गुलामी के खिलाफ हुआ था, अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ हुआ था, उसी तरह का संघर्ष होगा। ये अब हमारे रहनुमा नहीं है, ये देसी विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आप जो है संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा हो, तो अभी क्या आगे की रणनीति इस ट्रेड बिल को लेकर है? देखिए, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ये देश नई आर्थिक गुलामी में धंस चुका है, नई आर्थिक गुलामी की बेड़ियां इस पर डाल दी गई हैं। जिस तरह की जंग अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ की गई थी, उसी स्तर की जंग होगी। कल से ही, और बल्कि कल से नहीं, पिछले 3 दिन से संयुक्त मोर्चा की लगातार बैठकें चल रही हैं। इसके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। आंदोलन के 2 चरण होंगे। पहला, पूरी जनता को जागरूक किया जाएगा। यहाँ तो इनकी मक्कारियाँ इतनी हैं कि उसके बारे में लोगों को एहसास ही नहीं है, किसानों को जानकारी ही नहीं है। तो उनमें जो है ज़बरदस्त जनजागृति अभियान किया जाएगा, गोलबंद किया जाएगा, और इसके खिलाफ आंदोलन का ढंग ढर्रा रूप स्वरूप क्या हो, ये एसकेएम की अभी 24 फरवरी की मीटिंग है, 24 फरवरी की मीटिंग में तय होगा। लेकिन इसके खिलाफ ज़बरदस्त जंग होगी और हम उसी रास्ते पर जंग करेंगे जिस तरह से जो है भगत सिंह ने कहा था। हम यहीं अमेरिकी डील तक ही नहीं रुकेंगे। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि हम 16 आने की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई के हर चरण में जो 1 आना, 2 आना, 4 आना मिलेगा, वो सब लेकर जेब में रखेंगे और 16 आने की लड़ाई जारी रखेंगे। ये लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों की मुक्ति तक जारी रहेगी, जब तक पूरी कृषि नीति
हिंदुस्तान के किसानों के अनुकूल नहीं बन जाती, उनके हित में नहीं बन जाती। ये तमाम बीज कानून, कृषि विपणन नीति, खेती में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ, WTO के साथ रिश्ता, ये सब तमाम ख़त्म नहीं हो जाता, संयुक्त मोर्चा तब तक लड़ता रहेगा। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये एक नई आज़ादी की लड़ाई है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर इसी तरीके से ये नीतियाँ आती रही और अभी जो ट्रेड डील जो हुई एग्रीकल्चर, तो आने वाले 20 साल में आप यहाँ के किसानों को, भारत के किसानों को कहाँ देखते हो अगर ये डील बरकरार रही? मैं इसमें थोड़ा सा ये सुधार करना चाहता हूँ कि ये केवल भारत के किसानों का मसला नहीं है, ये रोटी खाने वाले हर इंसान का मसला है। जिस तरीके से जब ब्रिटेन ने इसी तरह की नीतियाँ हिंदुस्तान में थोपी तो हिंदुस्तान में एक के बाद एक अकाल पड़े। बंगाल के अकालों कई 3 अकाल बड़े पड़े हैं, उनकी दास्तान बहुत सारे लोग जानते हैं। एक अकाल में कई करोड़ लोग मारे गए। ऐसा नहीं था कि भारत में फसलों का उत्पादन कम हुआ था, सवाल ये था कि भारत की नीतियाँ ऐसी थी कि यहाँ के लोगों को वो रोटी नसीब नहीं हुई, वो जो है ब्रिटेन और अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में वो रोटी नीलाम होकर बिकी। यही स्थिति यहाँ होगी। जितना भी हिंदुस्तान की जो 90% मेहनतकश जनता है वो रोटी से महरूम होगी। कुल मिला के ये भोजन को ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं कि इंसान अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, अपना पेट भरने के लिए इनकी हर शर्त और हर इच्छा मानने को मजबूर हो। लेकिन इनकी ये तानाशाही नहीं चलेगी। भारत की जनता फिर खड़ी होगी और जिस तरीके से जो है ब्रिटेन को धरती के कोने में समेट दिया, उसी तरीके से जो है इनको भी इस देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हम अभी जो एग्रीकल्चर ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, उसको लेकर हमने किसान नेता परवीन जी से बात की है। परवीन जी का कहना है कि यह ट्रेड डील एक किसानों के हितों में नहीं है, किसानों के लिए डेथ वारंट है। यह किसानों को काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी नुकसानदेह पहुंचाने वाला है। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सीसी के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, और CCA का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गुजारिश है कि इसको जो है जन जन तक पहुंचाया जा, तमाम किसानों तक पहुंचाया जा। और इसमें जो है आपका ही योगदान सबसे ज़्यादा है। इस देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो मुख्य धारा का मीडिया तो गोद में जाके बैठ चुका। बहुत बहुत शुक्रिया। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।